तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत एपिसोड पहले आपको याद होगा, मैंने एक जगह जिक्र किया था कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पहली बार देश के बाहर से हायर्ड किलर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मंगवाए गए थे अंडरवर्ल्ड की आपसी दुश्मनियों को निपटाने के लिए। और वो हायर्ड किलर किसी और ने नहीं बल्कि उस समय के सबसे बड़े स्मगलर हाजी मस्तान ने मंगाए थे। क्या था पूरा किस्सा, क्या थी पूरी कहानी, वो आज आपको सुनाता हूँ। तभी बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस पूरे किस्से को डिटेल से सुनाया जाए। और आप देख लीजिए, आज तकरीबन 6-7 महीने के बाद इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते करते कुछ दिन पहले एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो उन दिनों में इस पूरे वाक़या का गवाह था। उसको पूरी कहानी उसने अपने सामने देखी हुई है, लेकिन आज उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, एक्सप्लेन करने में बात मुश्किल से समझाती है। लेकिन क्योंकि मुझे काफ़ी जानकारी थी इसलिए मैं उसको कंप्रीहेंड कर सका, समझ सका और वो पूरा वाक़या आपको आज सुनाता। कैसे हुई वो वारदात, कैसे हायर्ड किलर मंगवाए गए और क्यों मंगवाए गए। बात करते हैं 1975 की। एमरजेंसी लगने के पहले की बात है। गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग जोरों पे थी। मुंबई के बाहर ये काम उस समय के जो सबसे बड़े स्मगलर थे, जिनको हिंदुस्तान के स्मगलर्स का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, वो वहाँ से लेके दमन के शुक्र नारायण बखिया, दमन जो आज के दिन में यूनियन टेरिटरी है, मुंबई के पास है, गुजरात में पड़ता है इलाका, बेसिकली गुजराती बोलते हैं, लेकिन दमन और दियो एक यूनियन टेरिटरी है। उसमें दमन में एक छोटा सा टापू नुमा जो शहर है, उसमें शुक्र नारायण बखिया का बहुत बड़ा किला नुमा घर हुआ करता था। सीधा समुंदर का पानी उसके घर के बाहर तक पहुंचता था और स्मगलिंग के सामान से लदी हुई किश्तियां सीधा उसके घर में लैंड करती थी। ऐसे और भी 3-4 घर थे गोवा में और जगहों पर, मुंबई के पास भी 3-4 ऐसे अड्डे थे, लेकिन शुक्र नारायण बखिया का वो जो जुगाड़ था वो सबसे बढ़िया था। खैर, उसके अलावा गुजरात के वलसाड़ कोस्ट पे लल्लू जोगी और यूसुफ हीरो बहुत बड़े स्मगलर थे दोनों, उसके ऊपर भी हमने एपिसोड बनाए। वो वहाँ पे पूरा स्मगलिंग का काम किया करते थे, बहुत बड़े स्मगलर थे। लेकिन जो मुंबई में पूरा काम था वो सिर्फ हाजी मस्तान संभालता था और उसके बहुत सारे लैंडिंग एजेंट, जिनमें बख्शी साहब एक हुआ करते थे, पंजाबी थे, सरदार जी थे। उसके साथ जॉन दाड़ी जो इंडियन नेवी छोड़ के स्मगलिंग का काम करने लगा था, लैंडिंग एजेंट का। उसी तरह चरणजीत बाली, वो भी पंजाबी थे। बस्ताओ ब्रदर्स, बस्ताओ और उसका भाई था एक, फर्नांडिस नाम था शायद उसका, रॉबर्ट बस्ताओ, ये दोनों भाई ये जुहू पे लैंडिंग किया करते थे। उनके साथ जो उस समय पे बच्चे थे, दाऊद इब्राहिम और उसके भाई, वो लोग स्मगलिंग में हाजी मस्तान की मदद किया करते थे। लेकिन एक नाम था जो इन सब से हट के बच्चों से निकल के ऊपर उठ के आगे बढ़ रहा था, वो था यूसुफ पटेल। नए नए बहुत बड़े बड़े काम किए उसने और लगने लगा था 75 तक के आने वाले दिनों में वो हाजी मस्तान को भी पीछे छोड़ देगा। और वो हो भी जाता अगर इमरजेंसी नहीं लगती तो। लेकिन जैसे कहते हैं कि किस्मत उनका साथ देती है जो हिम्मत करते हैं। तो यूसुफ पटेल ने अपनी ज़िंदगी में बड़ा पैसा कमाने के लिए अपना इंडिपेंडेंटली बड़े लेवल पे स्मगलिंग सिंडिकेट चालू करने के लिए हाजी मस्तान से पंगा ले लिया। हुआ कुछ ऐसे कि दुबई से एक बड़ी कंसाइनमेंट सिल्वर की आई जो हाजी मस्तान ने मंगवाई थी। उसका कहीं और ध्यान था, जब वो कुछ सरकार की नज़रों से बचना चाहता था, उस आदमी ने
यूसुफ पटेल को बोल दिया कि भाई मेरा ये चांदी आ रही है, तुम इसको लैंड करवा के मेरे ठिकाने तक पहुंचा दो। समुंदर से आएगी छोटी बोट में, उसको लैंड करवा के ट्रक टेम्पो में भर के जहाँ भेजना है वो आप भिजवा देना। अब कहते हैं कि जब लालच आता है तो बहुत बुरी बला बन के आता है। यूसुफ हीरो को लालच हुआ, उसको लगा कि बहुत बड़ा मौका है एक झटके में बड़ा पैसा कमाने का। उसने जब कंसाइनमेंट देखी तो उसको अंदाज़ा लग गया ये कम से कम 45-50 लाख का सामान है। ये 75 की बात कर रहा हूँ। आज के दिन में शायद वो 70-80 करोड़ का भी अगर करेंसी का रेट आज का देखे तो हो सकता है। तो उस ज़माने में 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो ज़माना जो इतना सस्ता ज़माना था, उस ज़माने में इतनी बड़ी रकम का लालच आदमी को कुछ भी करने को मजबूर कर देता है, सोचने को मजबूर कर देता है। अब यूसुफ पटेल ने चाल चली, उसने वो सामान तो किश्तियों से उतार लिया जो चांदी थी। आपको छोटा सा बता दूं कि चांदी और गोल्ड ये दोनों की जब स्मगलिंग की पैकेज आती है तो बहुत थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी सामान से। ये ब्रिक में आता है, ईंट की शक्ल में, जैसे हम दीवारों में ईंटें लगाते हैं उसको ब्रिक कहते हैं। तो गोल्ड ब्रिक और चांदी की ब्रिक्स आती थी। क्योंकि इन दोनों मेटल का वज़न बहुत होता है, इसलिए उनको ज़मीन पे अगर चांदी का वो एक ब्रिक पड़ी है और एक गोल्ड की ब्रिक पड़ी है, आप उसको उठा नहीं सकते, उसके नीचे आपकी उंगलियां जाएंगी नहीं। तो उनकी पैकेज जो गोनी होती है, बोरी जिसको हम बोलते हैं, उस किस्म के उस कपड़े में उनको ब्रिक को रख के उसके ऊपर एक उसी बोरी का कपड़े का एक हैंडल बनाया जाता है जिसको पकड़ के हाथ उठा के रख सकते हो दूसरी जगह पे। एक स्पेशल पैकेजिंग होती है ताकि जल्दी से उसको फटाफट उठा के बोट में, जिसके पहले के कस्टम वाले आए, जब पुलिस वाले आए, उसको बड़ी आसानी से उठा के उसको दूसरी जगह रख के ट्रांसपोर्ट कर किया जा सके। तो उस पूरा सामान जो उतरा उसको बजाय इसके कि उसको हाजी मस्तान के गोडाउन में भेजा जाता, उसको यूसुफ पटेल अपने गोडाउन में कहीं ले गया। वहाँ से वो पैकेजिंग खोली गई, उनमें से चांदी निकाल के शीशा जो होता है ग्लास, एक हैवी ग्लास आता है, बहुत वज़न होता है उसका, इसने पहले से उसी साइज़ के कांच के टुकड़े कटिंग करवा के रखे हुए थे। वो सबको उसी तरह गोनियों में भर के उसको उठा के, तो देखने वाला कोई नहीं, वो तो इसके लोगों ने उठा के करना था। हाजी मस्तान तो देखने आएगा नहीं कि गोनियों में चांदी है या गिलास है, कांच है, शीशा है। तो इसने वो गोनियों में भर के सामान रख दिया, जहाँ पहुँचाना था वो शीशा पहुँचा दिया, कांच पहुँचा दिया, और चांदी को खुद आदमी हजम कर गया। अब जब जिसके पास सामान पहुँचना था उसने पैकेट खोल के देखा तो अंदर से कांच निकला। उसने हाजी मस्तान को शिकायत किया कि ये हमारे साथ धोखा कर दिया, इतना बड़ा चांदी तो है ही नहीं। अब हाजी मस्तान का काम हिंदुस्तान भर में इसलिए चलता था कि वो भरोसे का आदमी था, धंधे में कभी बेईमानी नहीं करता था। पहली बार उसके साथ हुआ तो बहुत गुस्सा आया। उसने यूसुफ पटेल को बुलवाया कि भाई आपको हमने अपना सामान मंगवाया था, आपने बदली कर दिया, ये चोरी चकारी हमारे धंधे में नहीं चलती। यूसुफ पटेल मुकर गया कि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, जहाँ पे हमने छोड़ा था उस आदमी ने आपसे हेरा फेरी की होगी। अब देखने तो उसकी बात सही लगती थी, लेकिन हाजी मस्तान समझ गया कि दाल में कुछ काला है, हेरा फेरी इसी ने की है। उसने दुबई फ़ोन किया जहाँ से उसकी पैकेजिंग होके आया था। वहाँ से उसको बताया गया कि हमने तो चांदी ही भेजी है और ये गड़बड़ की है तो सिर्फ यूसुफ पटेल ने की है। मामला बढ़ गया, यूसुफ पटेल मुकर गया, अपना पैसा देने को तैयार, न चांदी देने को तैयार। अब आपको मालूम है कि हाजी मस्तान कोई बदमाश नहीं था, वो कोई अंडरवर्ल्ड की फिगर नहीं था, कोई दादा नहीं था, कोई डॉन नहीं था, वो ब्लू ब्लडेड स्मगलर था। उसके अलावा उसको कुछ और आता भी नहीं था, कभी बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमता था। उसने करीम लाला से उसकी दोस्ती थी। करीम लाला जो उस समय पठान गैंग का करता धरता था, पठानों की आर्मी थी उसके पास, मुंबई में हुकूमत चलती थी। 40 साल करीम लाला ने हुकूमत की मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे।
उसके साथ दोस्ती थी। उसने करीम लाला को कहा कि इस तरह मेरे साथ बेईमानी हो गई, आप ज़रा इसको यूसुफ पटेल को रास्ते से हटा दीजिए। अब करीम लाला अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता था। उसका रेपुटेशन ऐसा था कि कोई समझ ये नहीं कह सकता था कि करीम लाला ने किसी का मर्डर करवाया, खून किया। अपने क्लब चलते थे, अड्डे चलते थे, जुए के, दारू के, वो करता था। उसने अपने दोस्त की दोस्ती भी रखनी चाहिए और अपने हाथ भी खून में नहीं डुबोने चाहिए। उसने कराची में अपने सोर्सेस से बात करके 3 किलर मंगवा लिए और हाजी मस्तान को कहा कि इनका खर्चा आपको देना होगा, इनका जो ठेका जो है, कंट्रैक्ट है, वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। 3 आदमी कराची से मुंबई पहुंच जाते हैं। उन दिनों रोज़े रखने के दिन थे, जो रमज़ान के पहले रोज़े रखे जाते हैं। उसमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4, साढ़े 4, 5 के करीब, डिपेंड करता है किस टाइम पे वो रोज़ा शुरू करना है, सहरी जिसको बोलते हैं, वो दिन चल रहे थे। तो यूसुफ पटेल, मीनारा मस्जिद एक बहुत बड़ी मस्जिद है सेंट्रल मुंबई में, वहाँ पे उसके नज़दीक खाऊ गली है जहाँ पे बहुत सारा खाने पीने का सामान मिलता है। वहाँ पे वो रोज़ा की सहरी के लिए जाया करता, तो उसकी रैकी की गई। अब देखिए, आजकल आप न्यूज़ पे कभी सुनते हैं किसी का बड़ा मर्डर होता है तो रैकी की बात आती है। ये नई बात नहीं है, ये 1975 में भी होती थी। तो वो तीनों पठानों ने, जब तीनों लोगों ने, जो करीम लाला पठान ने मंगवाए थे, उन्होंने यूसुफ पटेल की रैकी की और देखा कि तकरीबन कितने बजे ये सुबह जाता है मस्जिद, और उसके बाद खाऊ गली में जो खाना जो होता है उसने वो कहाँ से खाता है। उसकी पूरी तैयारी करके एक दिन दाव लगा के उसके ऊपर अटैक किया। यहाँ पे ये भी बता दूँ आपको कि यूसुफ पटेल का एक बॉडीगार्ड साथ में रहता था जो कोंकण एरिया का रहने वाला था, इनामुद्दीन उसका नाम था। बहुत हट्टा कट्टा, बहुत तगड़ा और बहुत फुर्तीला, जैसे आजकल के बाउंसर होते हैं बड़े लोगों के साथ, उस किस्म के बदन वाला, गांठ वाला वो आदमी। एक ही बॉडीगार्ड यूसुफ पटेल साथ में रखता। अब देखिए, उस आदमी ने अपनी जान पे खेल के यूसुफ पटेल को बचाया। उस ज़माने में मुंबई में 4-5 गोलियां चलना मस्जिद के बाहर रमज़ान के दिनों में बहुत बड़ी बात गिनी जाती थी। और आप देखिए, 3 गोलियां लगने के बाद भी बॉडीगार्ड ने उन हमलावरों का पीछा किया। एक गली में भागते भागते उसने एक को पकड़ लिया, 2 भागने में कामयाब हो गए। अब मालूम है आपको उन दिनों में भीड़ कितनी होती है रमज़ान के टाइम पे, तो और लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने उस आदमी को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और यूसुफ पटेल और बॉडीगार्ड को नज़दीक के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। अब यूसुफ पटेल पैसे वाला आदमी था, स्मगलर था। उसने तो प्राइवेट रूम ले लिया हॉस्पिटल में अपनी सेफ्टी के लिए भी, और अपने बॉडीगार्ड को, जो रूम के बाहर बरामदा था, जो ओपन वार्ड था, जनरल वार्ड, उसमें ओपन वार्ड में अपने बॉडीगार्ड को एक बेड ले दिया। डबल पर्पस था, एक तो बॉडीगार्ड ठीक भी हो जाएगा और दूसरा मेरे बचाव के लिए भी तैयार रहेगा। उन दिनों में इतना बहुत बड़ा क्राइम ब्रांच इतनी सक्रिय नहीं होती थी, पुलिस फोर्स ज़्यादा नहीं थी, लिमिटेड पुलिस स्टेशन थे, कहीं सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, तो इस बात को ज़्यादा तूल नहीं मिला। लेकिन इतनी बात ज़रूर फैली, कुछ लोकल जो उर्दू के अखबार थे, इनकलाब जैसे, हिंदुस्तान जैसे, उनमें खबरें छपी। मेन मीडिया में इसका बहुत लिमिटेड कहीं छोटी मोटी खबर छपी। और लोग थोड़ा उन दिनों में पॉलिटिक्स में ज़्यादा यकीन रखते थे, क्राइम इतना होता नहीं था तो उसकी बात ज़्यादा चलती नहीं थी। हॉस्पिटल में 5-6 दिन तक ये दोनों दाखिल रहे। पैसे के ज़ोर पे, इलाज के ज़ोर पे यूसुफ पटेल तो ठीक होता रहा, लेकिन बॉडीगार्ड आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़ने लगा। यूसुफ पटेल ने उसको हौसला देने के लिए कहा कि आप चिंता मत करो, आपको कुछ हो भी जाएगा तो आपके घर परिवार की, बच्चों की मैं पूरी उनकी देखभाल करूंगा। कोई बड़ा होटल या कोई थिएटर
थिएटर तक का उसको लालच दिया कि मैं उनको बना के दूंगा ताकि उनको कोई चिंता ना रहे, तो इसलिए तुम हौसला रखो, हिम्मत मत छोड़ो और जल्दी ठीक हो जाओ। लेकिन जो मंजूर, वो आदमी 5-6 दिन के बाद बॉडीगार्ड की डेथ हो जाती है। वो बॉडीगार्ड रहने वाला था कॉटन ग्रीन, एक स्टेशन है मुंबई का लोकल रेलवे स्टेशन, उसके आगे सीवड़ी स्टेशन आता है, उसके बीच में जकरिया बंदर एक एरिया है, वहाँ पे वो रहा करता था एक ज़माने में। मेरे जो ये मित्र जिन्होंने जो पूरी खबर मुझे इतनी डिटेल से दी, वो भी जकरिया बंदर इसके नज़दीक ही रहते थे और अच्छी तरह जानते थे। उसके बाद जब यूसुफ पटेल का बॉडीगार्ड बना तो यूसुफ पटेल अगरीपाड़ा में रहता था, तो वो भी अगरीपाड़ा में इसके नज़दीक आके रहना शुरू कर दिया। अगरीपाड़ा एरिया बॉम्बे सेंट्रल के पास है, मराठा मंदिर थिएटर के पास, जहाँ पे एक तरफ करीम लाला का भाई रहीम खान भी रहा करता था गोल हाउस में, वहीं पे बाशु दादा जो सब इन पुराने बदमाशों के उस्ताद थे, वो उनका बंगला भी साथ में ही था। उसी एरिया में यूसुफ पटेल रहता था और उसके नज़दीक ही एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसको रंग वाली मार्केट कहते हैं। मोरलैंड रोड एरिया का नाम है उस सड़क का नाम। तो मोरलैंड रोड पे रंग वाली जो मार्केट थी, नीचे मार्केट थी, फर्स्ट फ्लोर पे रहने के कमरे थे, घर थे, रेसिडेंशियल थी, तो उसमें वो रहने के लिए आ गया था। और देखिए कि मरने के बाद जो बड़े बड़े वादे यूसुफ पटेल ने किए थे सब भूल गया। उसकी बीवी बच्चों को जाके मिला भी नहीं, पैसा देना तो दूर की बात है, रेस्टोरेंट खोल के देना, जब थिएटर देना, वो तो बहुत दूर की बात है, उनको कोई मदद नहीं किया। और उस मजबूर फैमिली को अपना वो घर बेचना पड़ा, रंग वाला मार्केट के ऊपर वाला घर। अब देखिए कितना बढ़िया घर होगा वो, उसी घर को खरीदा किसने, आप सुन के हैरान हो जाओगे। केपी खालिद पहलवान का साला सिकंदर, उसने खरीदा वो घर। ये तो आपको मालूम है कि बैतुल्ला खान और खालिद पहलवान दोनों साड़ू भाई हैं, दोनों की बीवियां सगी बहनें हैं। उन बहनों का जो भाई है वो सिकंदर दोनों का, तो ये केपी का भी साला था और बैतुल्ला खान का भी साला। तो सिकंदर ने वो घर खरीदा और आज तक उसी घर में रह रहा है, जिस घर में एक ज़माने में वो बॉडीगार्ड इनामुद्दीन रहता था। खैर, वहाँ से यूसुफ पटेल का नई उसकी एक ज़िंदगी शुरू होती है। पैसा आ गया और उसकी अच्छी किस्मत ये कि इमरजेंसी लग जाती है थोड़े महीनों के बाद, और हाजी मस्तान को मीसा के नीचे डिटेन कर दिया जाता है। लेकिन हाजी मस्तान भी कम नहीं था, उसने अपने सोर्सेज से पूरी खबर दे के यूसुफ पटेल को भी मीसा के नीचे अंदर करवा दिया। पहली दुश्मनी तो वो ली। उसके बाद वो जो 2 आदमी जो पाकिस्तान से आए भाग गए थे, वो उनको पुलिस ने बाद में ढूंढा, तीनों, एक पहले पकड़ लिया गया था, उनके बाद में केस चला और बरी होने के बाद उनका पूरा खर्चा वकील का जो सब हाजी मस्तान ने किया, और बरी होने के बाद जो सज़ा थोड़ी बहुत थी वो होने के बाद उनको कराची वापस अपने खर्चे पे भेज दिया। ये अंडरवर्ल्ड के कुछ असूल होते हैं जो यूसुफ पटेल ने तोड़े, लेकिन हाजी मस्तान ने अपने सारे वादे पूरे किए जो करीम लाला के साथ उसने किए थे। अब दोनों चले जाते हैं मीसा के अंदर डिटेंशन, आर्थर रोड जेल में बंद। उसके बाद इनके जो जितने किस्से थे स्मगलिंग के वो खुलने लगे। उनके इंटेरोगेशन के दौरान काफ़ी सारी जानकारियां आई जो DRI ने इनके खिलाफ कॉफ़ी पोसा के ऑर्डर प्रिपेयर कर लिए। वो बाद में अपील में कैंसिल हुए, लेकिन वो हीयरिंग चलती रही। मुझे याद है ये 75 की बात, एमरजेंसी के बाद हमारे एक मित्र हुआ करते थे, मैं तभी प्रेस रिपोर्टर नहीं था, मैं हॉलीडे में काम करता था चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का। तो हमारे दोस्त थे गुरजोत सिंह नारंग, वो IRS ऑफिसर थे और DRI के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और जो स्मगलिंग की और इस किस्म की जो केस थे उनकी अपील सुना करते थे। उनका ऑफिस हुआ करता था कंस्ट्रक्शन हाउस में, फोर्ट एरिया में, उसको शायद
वीटी रेलवे स्टेशन के नज़दीक वो जगह पड़ती है, कंस्ट्रक्शन हाउस, बैलर्ड पियर उसको कहा जाता है बेसिकली। कस्टम हाउस वहाँ से नज़दीक है और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का ऑफिस भी उसके साथ है। और अंबानी परिवार की जो बिल्डिंग है वो भी जो उनका हेडक्वार्टर है वो भी उसके बाजू वाली बिल्डिंग में। तो कंस्ट्रक्शन हाउस में मैं एक बार वो गुरजोत सिंह नारंग को मिलने गया तो देखा कि उनके कमरे के बाहर 3 आदमी बैठे थे, एक हाजी मस्तान, एक यूसुफ पटेल और एक और तीसरा आदमी था, उसको मैं नहीं पहचानता था। तो रिपोर्टर तो मैं था नहीं तभी। तो जब अंदर गया तो मैंने पूछा ऐसे नारंग साहब को, ये 2 आदमी तो जाने पहचाने हैं, अखबारों में तस्वीरें देखी हैं, ये यहाँ पे इतने बड़े आदमी क्या कर रहे हैं? बोलते हैं इनकी एक पुराना केस था स्मगलिंग का, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया था। अब देखिए इतने बड़े आदमी एक सरकारी दफ्तर के बाहर बेंच पे बैठे थे, कुर्सियां भी नहीं थी। तो पहली बार मैंने इनको आमने सामने यूसुफ पटेल को और हाजी मस्तान को जीएस नारंग के ऑफिस के बाहर देखा। बाद में वही जीएस नारंग कस्टम हाउस में जाके एंटी स्मगलिंग विंग के इंचार्ज भी बने और अल्टीमेटली वो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज रिटायर भी हुए। तो दोस्तों ये कहानी थी उस किस्से की जिसमें पहली बार हाजी मस्तान किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ स्मगलिंग को छोड़ के, और उसमें उसने मदद ली करीम लाला की। तो जो लोग कहते हैं हमेशा कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन हाजी मस्तान, वो कभी नहीं था। हाजी मस्तान कभी डॉन नहीं था, वो प्योर स्मगलर था। और करीम लाला कभी स्मगलर नहीं था, वो पक्का डॉन था। तो दोस्तों इस किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर आने वाले दिनों में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।